हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इज इंग्लिश क्लास चैनल बाय मी। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 9th लेसन, जो कि है होली। अब मैं तुरंत एक छोटी सी समरी दे देती हूँ आपको। वो ये है, देखिए, ये पूरा चैप्टर एक ऐसी छोटी प्यारी लड़की के बारे में है जिसका नाम है सुलेखा, लेकिन उसको भोली कहते हैं। दैट बिकॉज वो थोड़ी सी भोली है, थोड़ी सीधी सादी है। तो ये पूरा चैप्टर जो है ये इसी के बारे में है कि भाई ये ऐसी कैसी हुई, क्या ये जन्म से ऐसी थी, बाद में इसके साथ क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बट एक समरी ये है कि भाई इसके साथ ये बड़ी होती है, ऑब्वियसली इसके साथ कुछ एक ट्रेजेडीज होती है जिससे कि इसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो ट्रेजेडीज क्या है हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। मतलब क्या कह रहा है, उसका नाम क्या था, सुलेखा। और लेकिन बट बचपन से ही उसको सब भोली कह के पुकारते थे। भोली क्यों, हम नहीं कहते किसी को भी थोड़ा भोला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैसी भोली सी बच्ची है, कैसा भोला सा बच्चा है, तो भोली भाली सी थी वो एकदम। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो उस गांव के नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. वो जब 10 महीने की थी तब वो चारपाई पे खाट पे सो रही थी और वो उससे सर के बल नीचे गिर गई, जिसके बाद से उसके सर में कुछ पार्ट में गहरी चोट लगी है, शायद कुछ डैमेज हो गया। उसके बाद से क्या है कि वो थोड़ा सा विकसित कम हुई है वो, मतलब that was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। इसीलिए वो नॉर्म बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी, थोड़ी भोली थी, समझ कम थी उसमें, तो इसीलिए उसका नाम भोली रखा गया है, सीधी साली, द सिंपलटन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था तब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, गोरी और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। लेकिन बट वेन ही वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। जब वो 2 साल की थी तब उसको चिकन पॉक्स हुआ था। स्मॉल पॉक्स मतलब चिकन माता जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसको माता निकली थी। ओनली द आईज वेर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें बच गई थी। लेकिन द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। मतलब आपको पता है, देखिए माता के अंदर क्या होते हैं, काले काले फुंसियां सी होके काले काले खड्डे से हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं। तो उसकी पूरी बॉडी पे वो परमानेंटली डिसफिगर्ड, मतलब हमेशा के लिए वो निशान रह जाते हैं। ठीक है, सिर्फ उसकी आंखें बची हुई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जब प्यारी सी छोटी सी वो बच्ची, वो 5 साल की थी, तब तक उसको बोलना नहीं आया था। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब बाद में उसको बोलना आया तो वो हकलाते हुए बोलती थी। स्टैमर्ड मतलब हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। बाकी के जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। मिमिक मतलब नकल करना। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल। इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे। तो वो क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी। वो सोचती थी मैं बोलूंगी फिर मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, मतलब 3 लड़के और 4 लड़कियां। एंड एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। और सबसे छोटी जो बच्ची थी जिसका नाम था भोली, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। मतलब रामलाल जी जो थे वो किसान थे, लेकिन वो बहुत ही अमीर और अच्छे खाते पीते इंसान थे, जिनके घर में अच्छा खाना और अच्छा पहनना और अच्छा पीना सब कुछ मतलब अच्छा था। वो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करते थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब भोली को छोड़ के बाकी के जो 6 बच्चे थे वो काफी हेल्दी भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे और मेंटली नॉर्मल थे, वो जैसे बाकी बच्चे होते हैं। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। जो लड़के थे उनको शहर भेजा गया वहां के स्कूल में पढ़ने के लिए और उसके बाद वहां के कॉलेज में पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, मतलब लड़कियों में, राधा द एल्डेस्ट हैव ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड व्हेन दैट वाज डन। मतलब जब दूसरी बेटी है मंगला, उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन जब वो हादसा हुआ, अब वो क्या था देखिए, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। मतलब मंगला की शादी के बाद ऑब्वियसली जो तीसरी लड़की थी चंपा, उसकी शादी की भी चिंता उनको लग गई थी कि भाई अब ये बेटी की शादी हो गई है, अब मैं अपने तीसरे नंबर की बेटी की भी शादी कर दूंगा। दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। मतलब वो काफी सुंदर भी थी और
हेल्दी थी, किसी तरह की कोई एबिलिटी मतलब कोई डिसेबिलिटीज नहीं थी उनके अंदर. एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, दे वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. मतलब वो काफी सुंदर थी और स्वस्थ थी, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था. लेकिन बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. रामलाल को किसकी चिंता थी? अपनी चौथी और सबसे छोटी संतान की, जिसका नाम था भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट. ना ही वो सुंदर दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. नेक्स्ट है देखिए, भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. भोली की उम्र केवल 7 साल थी जब मंगला, उसकी बड़ी बहन जो थी चंपा से बड़ी, उसकी शादी हुई थी. द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई थी, उसी साल उनके गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल खुला था सिर्फ लड़कियों के लिए. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. जो तहसीलदार थे वो आए थे इस सेरेमनी को होस्ट मतलब चीफ गेस्ट के रूप में इसको ओपन करने के लिए. ही सेड टू रामलाल. उन्होंने रामलाल को क्या कहा देखिए कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू द स्कूल. उन्होंने क्या बोला रामलाल को कि जो कि आप रेवेन्यू है यहाँ इस गांव के, कि भाई आपके थ्रू हम, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हमें कि इस गांव में हमें स्कूल खोलना चाहिए, तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा. अगर आपको वो एग्जाम्पल सेट आप कैसे कर सकते हो कि भाई आप अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला करवाएं, आप अपनी बच्ची को स्कूल में भेजें. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. उस रात जब रामलाल ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, शी क्राइड, आर यू क्रेजी. वो चिल्लाई और बोली क्या तुम पागल हो. इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो कौन उनसे शादी करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. मतलब रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब को ना कर सके या किसी भी तरह का कोई बहाना लगा सके. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी पत्नी ने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल. तुम भोली को स्कूल भेजो. एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. वैसे भी उसकी शादी होने के चांसेस कम है क्योंकि वो ना ही वो सुंदर है ना ही उसका भाई मानसिक संतुलन ठीक है. विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. मतलब उसका भद्दा चेहरा, अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत चेहरा, और उसकी जो बुद्धि है वो लैक ऑफ सेंस मतलब सेंस की कमी, जिसको समझ नहीं होती. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर. स्कूल के जो टीचर है उनको अब भोली की चिंता करने दो. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड. रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसको क्या कहा देखिए, कम विद मी, मेरे साथ चलो. आई विल टेक यू टू स्कूल. मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ. भोली वॉज फ्राइटेंड. भोली डर गई. शी डिड नॉट शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक. उसको पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है क्योंकि उससे पहले आज तक कभी वो बाहर गई नहीं, स्कूल का नाम ही नहीं सुना. शी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसको याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको गांव से बाहर ले जाके उसको बेच दिया गया था. न न न न न न नो नो. मतलब जैसे एक हकलाता हुआ बच्चा बोलता है वो वैसे कह रही है, न न न न नो 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 नो. शी शाउटेड इन टेरर. वो डर के मारे चिल्लाई. एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. उसके पिताजी ने जो हाथ पकड़ा हुआ था वो छुड़ा के वो वहां से आगे हो गई कि नहीं मेरे को नहीं जाना. व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल. उसके पिता क्या करे, क्या बात है बेवकूफ लड़की. शाउटेड रामलाल. रामलाल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे. वो क्या कह रहे हैं कि चलो, अपनी पत्नी को क्या कह रहे हैं कि इसको कुछ अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाए. और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अगर स्कूल में इसके गंदे कपड़े किसी ने देखे तो स्कूल की टीचर और बाकी बच्चे उसके बारे में क्या कहेंगे. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. जो कि वो क्या कह रहे थे कि नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं लाए गए थे, ना ही बनाए गए थे. द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन टू हर. जो उनकी बहनें के पुराने कपड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, वो कपड़े भोली को दे दिए जाते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. मतलब कोई भी उसके कपड़े या तो फट गए तो सिल दे या गंदे हैं तो धो दे, कोई भी उसकी फिक्र नहीं करता था. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted to Champa. वो क्या कह रही है, लेकिन आज का दिन जो है वो उसके लिए लकी है कि उसको साफ कपड़े पहनने पड़ रहे हैं
कपड़े भी कौन से, जो चंपा के कपड़े थे, और बार बार धोने की वजह से वो श्रिंक हो गए थे, सुकड़ गए थे वो कपड़े। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, मतलब उसको नहलाया भी गया उस दिन, और उसके बालों में अच्छा सा तेल लगाया गया, जो कि उसके बाल इतने गंदे रूखे सूखे, मतलब ऐसे बाल थे, कभी कोम नहीं किया हुआ बालों में, लेकिन आज के दिन उसके बालों में तेल भी लगाया गया, उसके बालों को संवारा भी गया, चोटी भी बनाई गई। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। वो क्या कह रही है, जब उसके साथ ये सब हो रहा था तब उसको ये चीज महसूस हुआ, भोली क्यों, कि भाई हाँ, इतना कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो शायद मुझे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है, जो कि मेरे घर से तो एटलीस्ट अच्छा ही होगा। When they reached the school, the children were already in the classroom. जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, मतलब रामलाल ने प्रिंसिपल के पास गए और वहां की जो हेड मिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल साहिबा थी उनको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, मतलब अकेले छोड़ दिया। तो द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, मतलब पहली बार वो किसी अनजान व्यक्ति के पास थी, तो उसको बहुत डर लग रहा था कि भाई मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, अब पता नहीं ये कौन है, तुमको थोड़ा सा डर लग रहा था उस बच्ची को। देन वर several rooms, there were several rooms, मतलब वहां बहुत सारे रूम थे, and in each room girls like her squatted on mat reading from books or writing on slates। वो क्या कह रहे हैं, उस जैसी काफी बच्चियां मैट के ऊपर नीचे बैठी थी आलती पालती मार के, और कुछ बुक पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पे लिख रही थी। The head mistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom। हेड मिस्ट्रेस क्लासरूम में ले गई और एक कोने में उसको बिठा दिया और उसको ये कहा कि तुम यहाँ पे इस क्लासरूम में बैठो। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there। मतलब भोली को एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है, वहां पे क्या होता है, मतलब किस तरीके का दिखता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, और वहां पे क्या क्या किया जाता है उसको ये भी नहीं पता था, और उसके साथ वहां क्या होगा उसको वो भी नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट दिया, लेकिन वो अपनी ही हम उम्र की बच्चियों को देख के वो बहुत खुश थी कि चलो उसके उसकी उम्र की, उसकी हम उम्र के बच्चे उसी क्लास में थी, लड़कियां। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसके मन में ये बात उठी कि भाई शायद इनमें से कोई एक लड़की मेरी फ्रेंड बन जाए। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वर सेइंग समथिंग टू द गर्ल, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। वो क्या करे, क्लासरूम में जो लेडी टीचर थी वो पढ़ा रही थी, लेकिन जो कि भोली पहली बार स्कूल आई थी और वो भोली थी, तो उसको वो टीचर क्या कह रही थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पे जो पिक्चर्स बने हुए थे वो उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, वो कलर जो है वो उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, दीवारों पे चटकीले कलर, और बच्चे को मतलब आकर्षित कर रहे थे, वो उसको देख के वो बहुत खुश हो रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वहां पे जो घोड़ा था वो भूरे कलर का था, और वो घोड़ा बिल्कुल वैसा था जो घोड़ा तहसीलदार साहब जिस घोड़े पे बैठ के आते हैं गांव में, वो घोड़ा बिल्कुल वैसा था। मतलब उसके लिए वो फैंसी थी ये, कि भाई वो उन चीजों को देख के वो रिमाइंड कर रही थी कि ऐसी चीज मैंने यहाँ देखी है, ओ ये तो वैसी चीज है, ये सच में होती है। उसको पता ही नहीं था इन चीजों के बारे में कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, मतलब वो बकरी जो थी जो वहां पेंट की, वो तो बिल्कुल काली थी जैसे कि उसके पड़ोसी की है बकरी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बगान में जैसे उसने देखे कि पैरट्स थे, तोते ग्रीन कलर के होते, वैसे पैरट्स भी यहाँ पे पेंट किए हुए थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वहां पे जो गाय थी वो भी बिल्कुल सेम टू सेम उनकी जो गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी पेंट थी। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक बोली ने क्या महसूस किया कि उसके सामने उसकी टीचर खड़ी है, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, उसकी टीचर ने क्या बोला, प्यारी छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भो भो भो, दैट बिकॉज वो अकलाते थे, इसीलिए अकलाती थी वो गुड़िया बच्ची, तो इसीलिए वो उसको बोलना नहीं आ रहा था। तो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, मतलब उससे आगे उसकी कोई शब्द निकल ही नहीं रहे थे। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस लुक, इन हेल्पलेस फ्लड, सॉरी। वो क्या कह रहे देखो कि बाद में ये बात सुनते के साथ ही, कहते के साथ ही, वो अपना नाम नहीं बता पा रही है, वो जोर जोर से रोने लगे और उसके आंसू जो है
वो ऐसे आ रहे थे एकदम बेचारी की, वो ऐसा हाई फील कर रही थी कि मैं अपना नाम भी नहीं बता सकती. शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर. वो अपने सर को नीचे करके उस कॉर्नर में ही बैठी रही जहां पे उसको बैठाया गया था. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन ऊपर करे, क्योंकि उसके ऊपर सारी लड़कियां जो उस रूम में थी वो सारी हंस रही थी उसके ऊपर. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जब बेल बजी स्कूल की, सारी लड़कियां भागते हुए क्लास से बाहर चली गई. बट लेकिन भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन भोली की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां से खड़ी होके और क्लासरूम से बाहर चली जाए. हर हेड स्टिल लोअर्ड. उसका सर अभी भी नीचा था. शी केप्ट ऑन सोबिंग. और वो अभी भी सुबकियां भर रही थी. भोली इतने में उसको एक आवाज सुनाई दी, जिस जो जो उसको पुकार रही थी, उसका नाम बोल रही थी, भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. मतलब उस टीचर की आवाज इतनी मीठी और इतनी प्यारी आवाज थी कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. इन ऑल हर लाइफ शी हैड एवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. मतलब अपनी पूरी जिंदगी में उससे इतनी प्यार से कभी किसी ने उसको नहीं बुलाया है. इट टच्ड हर हार्ट. और ये बात उसके दिल को छू गई. गेट अप सेड द टीचर. उसकी टीचर ने क्या बोला? उठो. इट वॉज नॉट ए कमांड. वो टीचर उसको ऑर्डर नहीं दे रही थी या गुस्से में नहीं बोल रही थी, लेकिन बट जस्ट एज ए फ्रेंडली, मतलब बहुत ही प्यार से उसको बोल रही थी. सजेशन, फ्रेंडली सजेशन. भोली गेट अप, गॉट अप. तो क्या कह रही थी? बहुत ही प्यार से उसको, ताकि वो बच्ची सहमी हुई थी, वो डरे ना, उसको बहुत ही प्यार से कह रही थी कि भोली उठो. नाउ टेल मी योर नेम. अब तुम मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. मतलब उसके पूरे शरीर में पसीने बहने लगे क्योंकि वो घबरा गई थी. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर. क्या उसकी स्टैमरिंग मतलब हकलाने वाली जबान क्या फिर उसको बेइज्जत करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन. इस औरत की भलाई के लिए कि भाई ये औरत इतनी अच्छी है, उसकी टीचर, उन्होंने इतने प्यार से उसको पूछा. हाउ एवर, जैसे तैसे, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. भोली ने डिसाइड किया कि चलो मैं एक और कोशिश करती हूँ. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. मतलब भोली क्या सोच रही थी कि जो औरत इतनी प्यार से मुझे कह रही है वो मुझ पे कभी नहीं हंसेगी. भ भ भो भो. मतलब वो स्टार्ट कर रही है बोलना कि भाई वो ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि वो हकलाती है. शी बिगैन टू स्टेमर. और फिर वो हकलाने लगे. वेल डन, वेल डन. उसकी टीचर उस पर शाबाशी दे रही है. द टीचर एनकरेज हर. टीचर ने उसको एनकरेज किया कि नहीं तुम बोल सकती हो. कम ऑन नाउ, चलो बोलो, फिर से बोलो, अपना पूरा नाम बताओ, द फुल नेम. फिर उसने बोला भ भ भो भोली. फिर उसने अपना नाम बता दिया, भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. मतलब उसने जब अपना नाम बताया वो बहुत खुश हो गई, और ऐसे खुश हो रही थी कि पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया, उसने क्या हासिल कर लिया अपना नाम बता के, क्योंकि उससे बोला ही नहीं जाता था. वेल डन. उसकी टीचर ने शाबाशी देते हुए कहा. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पैटेड मतलब थपथपाना, हर अफेक्शनेटली मतलब प्यार से, एंड सेड, बट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन. मतलब तुम्हारे मन के अंदर जो डर है उसको निकालो, और एक दिन तुम भी बाकी लड़कियों की तरह, बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल साफ बोलोगी, स्टैमर नहीं करोगी. भोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली. मतलब भोली की इच्छा हो रही थी, ये जब शब्द उसने सुने, कि वो उसकी इच्छा थी कि वो पूछे अपने टीचर को क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह बोल सके. यस, यस, बिल्कुल, हाँ हाँ. इट विल बी वेरी इजी. ये बहुत आसान रहेगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम. टीचर क्या कह रही है कि तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा, क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली नॉडेड. नॉडेड मतलब सर हिलाना. नो से इट अलाउड. वो क्या कह रही है टीचर की, नहीं गर्दन मत हिलाओ, तुम मुंह से बोलो, क्या तुम आओगी? तब उसने कहा ये यस. मतलब उसने ट्राई किया और उसने बोल दिया फाइनली यस कि मैं आऊंगी. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. और भोली को इतनी खुशी हो रही थी कि क्या वो मैं ही हूं जिसने अभी यस बोला बिना हकलाए बिना. didn't I didn't I tell you, now take this book. वो क्या कह रही है टीचर, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम भी बोल पाओगी? चलो कोई बात नहीं, ये बुक लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेर इन कलर. उस बुक के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स थे अच्छे अच्छे, और सारे बुक्स जो पिक्चर्स थे वो कलर्ड थी. मतलब पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी. किस किस की पिक्चर थी? देखिए, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक अ लक्ष्मी. ठीक है.
एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ डॉग की पिक्चर, फिर उसके नीचे डॉग लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े अक्षरों में, तो ये वो बता रहे हैं। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ने लायक हो जाओगी, तुम पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उससे बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। समय के साथ साथ तुम इतनी ज्यादा अच्छी तरह पढ़ाई करने लगोगी, जो कि जितना तो इस गांव में भी किसी को नहीं पढ़ना आता होगा। देन नो वन विल एबल टू लाफ एट यू। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, या कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पे हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट। सब तुम्हारी इज्जत से बात सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोल पाओगी विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। मतलब हल्का सा भी अकलाओगी नहीं, क्लियर बात करोगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, जाओ घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flower। क्या करिए, ये बातें सुनते ही उसको अचानक ऐसा लगा कि मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बज रही है। स्कूल के सामने जो पेड़ है उसमें लाल रंग के सुंदर बड़े बड़े फूल खिल गए हैं। उसके अंदर एक हिम्मत जगी है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसके दिल में एक जोत जगी है कि भाई हाँ, अब उसके जीवन में एक नई होप, एक नई आशा मिली है उसको कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, एक नई जिंदगी मिली है। मतलब उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। दस द ईयर पास, समय बीतता गया। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। अब वो विलेज जो है वो एक छोटा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो है वो अब हाई स्कूल बन गया था। देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड ए कॉटन ग्रीन गिनिंग मिल। मतलब वहां पे एक छोटा सा सिनेमा घर भी बन गया था टेन के नीचे, और एक रुई की फैक्ट्री भी, एक मिल भी खुल गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। मतलब अब उनके स्टेशन पे, गांव के स्टेशन पे मेल ट्रेन भी रुकने लग गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। क्या मुझे विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने क्या कहा? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। मतलब भोली बहुत किस्मत वाली होगी जिसको इतने अच्छे और पैसे वाले घर में उसकी शादी होगी तो इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। ए बिग शॉप, एक बड़ी सी दुकान। ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक खुद का घर। एंड आई हर्ड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। और मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक में हजारों पैसे हैं। उस टाइम तो हजार भी बहुत होते थे। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई उसने ये कहा है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। ठीक है, दैट्स राइट, सब ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग यू नो। लेकिन उसका पिता क्या कह रहा है, ये सब ठीक है लेकिन तुम्हें भी पता है कि दिसंबर जो है वो ज्यादा कम उम्र का नहीं है, मतलब बड़ी उम्र का है। वो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, मतलब लगभग मेरी उम्र का है वो। एंड ही ऑल्सो लिम्स। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज लिम्स का मतलब एक अपाहिज है, मतलब एक पैर से थोड़ा लंगड़ाता है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। उससे पहली बीवी से जो बच्चे थे वो बहुत बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। मतलब उसकी पत्नी कह रही है तो इससे क्या हो गया, क्या हो गया फिर इससे। 45 और 50 इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर मैन। मतलब आदमी अगर 50 या 45 का, 45 या 50 का होता है तो कोई बहुत बड़ी उम्र का थोड़ी माना जाता है आदमी। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। वो क्या कह रहा है, उसकी पत्नी क्या कह रही है कि हम बहुत लकी है। सबसे पहली बात तो वो हमारे गांव का नहीं है, और दूसरी बात उसको ये नहीं पता कि भोली के चेहरे पे जो है वो माता के निशान है, खड्डे हैं, और उसमें थोड़ी बुद्धि कम है, वो भोली है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। शायद वो अपनी पूरी जिंदगी शादीशुदा ना रहे, बिना शादीशुदा रहे, मतलब शादी नहीं होगी उसकी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन उसके पिता क्या कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि भोली क्या बोलेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो क्या कह रही है, वो क्या बोलेगी, बेवकूफ सी। मतलब वो तो एक गूंगी गाय है जिसको कुछ भी बोलो कुछ समझ में नहीं आता। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल बोला शायद ठीक है, तुम शायद सही कह रही हो। In other corner of the courtyard, भोली lay awake on her cot listening to her parent whispered conversation. भोली जो है दूसरे रूम में एक
चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स के बीच में जो भी बातें हो रही थी वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, मतलब वो एक अच्छा मतलब दुकानदार था, ग्रोसरी शॉप थी उसकी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। शादी के दिन वो अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को, बहुत सारे लोगों थे, पार्टी भी बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत सारे लोगों को लेके वो शादी के दिन आ गया। A brass hand playing a popular tune from an Indian film headed the procession। मतलब वो क्या करे, जैसे पहले के वो पीतल के वो नहीं होते थे, मतलब जो बाजे होते थे वो बजाते हुए वो आ रहे, और जैसे पहले अमीरों में होते थे कि भाई अच्छे पैसे वाले हैं, अरे वो एक हिंदी मूवी की कोई ट्यून जो धुन होती है उसको बजाते बजाते वो आ रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और बारात जिसे कहते हैं, और बारात में घोड़े पे चढ़ा हुआ जो दूल्हा है वो सजा धजा, घोड़ी भी सजी धजी, वो उस पे चढ़ के सवार होके आ रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, मतलब रामलाल तो ये देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि भाई उसके लिए तो वो तो ठीक है, वो था अच्छा पैसे वाला, लेकिन उसको ये नहीं था कि भोली के लिए इतना अच्छे घर से रिश्ता आएगा या इतने पैसे वाले हैं जो इतने धूमधाम से शादी मतलब से चटक मटक गाने नाचना कूदना ये होएगा। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। मैंने क्या कहा था अभी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की भोली के लिए इतनी जबरदस्त शादी, इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोली's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck। मतलब भोली की जो और तीनों बहनें थी बड़ी, वो जो शादी के लिए आई थी उनको भी उससे जलन हो रही थी, उसको देख के उसकी किस्मत पे कि भाई देखो ऐसी है फिर भी उसके लिए इतनी धूमधाम से हो रही है, इतना अच्छा दूल्हा है, पैसे वाला है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride", मतलब जब वो मोमेंट आया कि पंडित जी ने ये कहा भाई दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है वो बहुत सुंदर एक लाल रंग की सिल्क ड्रेस में पहन के आए थे, वो साड़ी थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, मतलब उस पवित्र अग्नि के सामने उसको खड़ा कर दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, मतलब हाथ में वरमाला थी, गार्लैंड मतलब वरमाला। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, मतलब उसके एक फ्रेंड्स ने विशंबर नाथ को कहा कि ऐसे नहीं करते यार दोस्त, छेड़खानी करते कि चलो देखते हैं कैसी है क्या है ऐसे। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, मतलब ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, मतलब माला जो थी गेंदे के फूल की माला, मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का फूल, उसकी माला थी पीले कलर की, उसको उठाया। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने पीछे से उसका पल्ला व्हील मतलब घूंघट हटाया। दिसंबर टू के क्विक ग्लांस, और जैसे ही हल्का सा घूंघट हटा दिसंबर ने तुरंत कोशिश की, हर दूल्हा करता है अपनी मतलब वाइफ को देखने की कि भाई कैसी दिखती है, तो वैसे वो भी एक छोटी सी वो देख रहा था, अरे देख लेता हूँ कैसी दिखती है। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड, जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी वो गार्लैंड मतलब माला जो हाथ में थी वो जहां थी वो वहीं रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, ब्राइड मतलब दुल्हन ने तुरंत अपना घूंघट नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, अपने दोस्त को दिसंबर ने क्या बोला, क्या तुमने उसको देखा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे माता की निशान है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, उसका दोस्त कह रहा है कि क्या हुआ, तो तुम भी कोई बहुत जवान थोड़ी ना हो गई। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, मतलब वो क्या कह रहा है, अगर मेरी शादी इससे करनी है तो इसके पिता को 5,000 रुपए तो देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल ने अपनी पकड़ी जो कि एक इज्जत होती है एक आदमी की, वो उतार के और बिशंबर के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो। टेक 2,000 रुपीज, तुम 2,000 रुपए ले लो। नो नहीं, 5,000, 5,000 ही लूंगा, या फिर मैं वापस जा रहा हूँ, और वी गो बैक, या फिर हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। उसके पिता क्या कह रहे हैं, प्लीज थोड़ा तो सोचो कि भाई अगर आप चले जाएंगे तो मैं कभी भी गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देन आउट विथ 5,000, मतलब अगर ऐसा नहीं करना तो फिर लाइए 5,000 रुपए दीजिए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, मतलब उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, रामलाल अंदर गया, सेफ में से पैसे निकाले और गिनने लग गया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, मतलब वो दूल्हे के पैरों में बंडल लेके, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, मतलब उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, रामलाल अंदर गया, सेफ में से पैसे निकाले और गिनने लग गया। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, मतलब वो दूल्हे के पैरों में बंडल लेके आया पैसों के और उसके कदमों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, जैसे ही पैसा देखा वो तो लालची था, पैसे देखते ही मुस्कुराहट आ गई।
he had gambled and won, मतलब उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया. Give me the garland, he announced. उसने क्या बोला, लाइए मेरी माला दीजिए, मैं माला पहनाता हूँ उसको. Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. मतलब एक बार फिर घूंघट हटा, लेकिन इस बार जो भोली है उसकी आंखें जो है वो नीचे नहीं थी, उसकी आंखें ऊपर थी और वो उसी को घूर रही थी. शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी वो घूर रही थी अपने परम पूज्य पति की तरफ जो उससे शादी करने के लिए आया था. एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना ही नफरत थी ना ही गुस्सा था. ओनली कोल्ड कॉन्टेक्ट, मतलब वो शांति से बस उसको देख रही थी, उसको घूर रही थी कि ये क्या कर रहा है. उसके दिमाग में बस यही था कि वो क्या कर रहा है. बिशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गले में माला डालने के लिए. बट लेकिन बिफोर ही कुड डू सो, जैसे ही वो ये चीज करता, भोलीज हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर. भोली का हाथ एक बिजली की तरह बाहर आया और वो माला को इस तरीके से उसने फेंका कि वो माला सीधी उस पवित्र अग्नि में जाके गिरी. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, वो खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उतार दिया. व्हील मतलब घूंघट. पिताजी, भोली ने क्या आवाज लगाई, पिताजी. इन अ क्लियर एंड लाउड वॉइस, मतलब बिल्कुल साफ आवाज में, बिना हकलाते हुए, बिना शर्म के उसने सिर्फ अपने पिता को आवाज लगाया. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर. उसके पिता, उसकी मम्मी, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, जैसे ही उन्होंने भोली की आवाज सुनी वो सब भौचक्के रह गए कि वो ये सोच रहे थे कि भोली है ये कैसे बोल रही है बिना हकलाए, बिना, वो भी बिल्कुल भी नहीं हकला रही थी, वो बिल्कुल साफ शब्दों में बोल रही थी. पिताजी, टेक बैक योर मनी, वो क्या कह रही है अपने पिता को कि भाई पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से बिल्कुल भी शादी करने वाली नहीं हूँ. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, वो बिल्कुल वही ऐसे हो गया था कि भाई वो घबरा गया था ये चीज देख के, ये चीज सुन के कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जब ये बात वो कह रही थी बोली, तो जो बाकी के आए हुए थे गेस्ट वगैरह वो सब बड़बड़ाने लगे कि क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है. सो सेमलेस, कितनी बेशरम है. सो अगली एंड सो सेमलेस, मतलब कितनी भद्दी दिखती है और कितनी बेशरम है. भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, भोली क्या तुम पागल हो. यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, मतलब तुम हमारी इज्जत के लिए कुछ तो करो, ये क्या कर रही हो तुम. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, मतलब आपकी इज्जत के खातिर पिताजी, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मतलब वो कह रही है आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, मतलब लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची और ऐसे कावर्ड मतलब डरपोक इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं, अपने पति के रूप में मैं उसको नहीं देख सकती. आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं करूंगी इससे शादी. What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की है. We all thought she was a harmless dumb cow, हम सब सोच रहे थे कि वो एक बहरी गाय है, बोलते हैं ना एकदम सूदी गाय जिसे कहते हैं, सीधी सादी गाय जो सिर्फ कुछ भी नहीं, खूटे के बांधी हुई रहती है, सिर्फ सुनती है, कुछ करती नहीं है. भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, जिस औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा, भोली बिल्कुल गुस्से से उसकी तरफ देखी और बोली, यस, हाँ आंटी, आंटी यू आर राइट, बिल्कुल तुम सही कह रही हो. यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सब ये सोचते थे कि मैं एक ऐसी गाय हूँ सीधी सादी सी जो गूंगी भी और बहरी भी है. दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए शायद तुम मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करना चाह रही हो जो कि जिसके पास दिल ही नहीं है. बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब तक वो बहरी गाय, गूंगी गाय, सॉरी, अब तक वो गूंगी गाय और वो जो हकलाने वाली बेवकूफ लड़की थी वो बोल रही है कि डू यू वांट टू हियर मोर, क्या अब आपको और कुछ सुनना है मेरे से. विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबर नाथ ने ये सब देखा और वो अपने जितने भी आए हुए थे उसके साथ वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. वो जो बैंड बाजे वाले थे उनको पता ही नहीं चल रहा था बेचारों को, वो कंफ्यूज हो गए थे. तो उन्होंने क्या देखा कि बारात जा रही है वापस, उन्होंने क्या किया, जो विदाई का सॉन्ग होता है वो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया. रामलाल stood
रूटेड टू द ग्राउंड, वो चुपचाप रामलाल जो है वो अपनी धरती मतलब जमीन पे चुपचाप जैसे खड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था वहीं पे चिपक गया, इस तरीके से वो वहीं खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसकी सर जो है वो शर्म और मतलब दुख बेइज्जती के मारे उसका सर जो है वो नीचे झुका हुआ था, उसने ऊपर गर्दन नहीं की थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, वो जो पवित्र अग्नि जल रही थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ घूमे और उन्होंने क्या बोला, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा ने क्या बोला, बिल्कुल शांत और बिल्कुल सब्र से उसने एक बात कही कि डोंट यू वरी, आप चिंता मत करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बूढ़े होंगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, उसकी मैम खड़ी थी साइड में जो उसको पढ़ा रही थी, वो अपनी मैम को बोल रही है, मैडम क्या ये बात सही है ना, ऐसा कर सकती हूँ ना मैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, वो उसकी जो टीचर थी वो कॉर्नर में खड़ी होकर सारी बातें देख रही थी, सुन रही थी। वॉचिंग द ड्रामा, सारा जो ड्रामा हो रहा था वहां पे वो सारी चीजें उसकी टीचर देख रही थी। यस बोली ऑफ कोर्स, तो उसकी टीचर ने कहा हाँ बोली, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, तुम कर सकती हो। शी रिप्लाइड and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of their masterpiece, मतलब जब ये बात हुई तो भोली को इतना रिलैक्स फील हुआ, इतनी सेटिस्फेक्शन थी, उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी थी जो कि एक आर्टिस्ट को अपना कोई काम कंप्लीट होने पे होती है कि हाँ मैंने ये टास्क फाइनली कंप्लीट कर दिया। तो उसको ये लग रहा था कि हाँ आज मैंने पूरा कर दिया अपना काम, जैसा मुझे होना चाहिए था, जैसा मेरी मैम ने मुझे कहा था किसी टाइम पे कि तुम बिना स्टैमरिंग के, बिना हकलाए बिना तुम बिल्कुल नॉर्मल बात कर सकोगी बाकी बच्चों की तरह। तो आज उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैंने जंग जीत ली है। आ गया समझ में पूरा लेसन, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो देखिए कुछ एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि व्हाई डज मैरिजेस नॉट टेक प्लेस, कहने का मतलब है कि भाई शादियां क्यों, मतलब इस लेसन के अंदर ऐसा दिखाया गया है। यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, देखिए कि व्हाई डज द मैरिजेस नॉट टेक प्लेस, तो शादी जो है वो क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो उसका क्या कारण बताएंगे आप। उसका कारण ये है, द रीजन इज दैट कि जब भोली ने ये देखा कि उसका होने वाला हस्बैंड इतना ग्रेडी, इतना मतलबी, इतना बदतमीज है कि वो शादी से पहले ही उसके मन में इतना लालच है, वो मेरे पिता को 5,000 रुपए मांग रहा है, कंडीशन रख रहा है, मेरे पिता की पगड़ी उन्होंने पैर पे रखवा ली, तो आगे पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन और है कि भोली ने अपने पेरेंट्स के कहने पे वो मैरिज जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट क्यों किया। तो यहाँ पे देखिए एक ही लाइन का मैं बताऊंगी आपको शॉर्टकट में कि वो उसने क्या कहा था, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई है कि फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, आप गांव में, आप समाज में आपकी इज्जत के लिए ही मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये कुछ एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, और ये लेसन इतना इजी है, इतने इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे कि कोई क्वेश्चन हो, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अर लाइफ। देखिए ये जब मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था, ये हिस्सा पढ़ाया था, मैंने तभी आपको ये चीज कही थी कि ये जो पॉइंट है ये भोली के लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से भोली टर्न एकदम, उसका लाइफ चेंज हो गया था। और उसका लाइफ, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया कि टीचर्स का क्या जो रोल था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए था क्योंकि जब वो डरी हुई सहमी बच्ची उस क्लासरूम में बैठी थी, तब ये टीचर जो है, इनकी जो स्पीकिंग जो बोली थी, उन्होंने जो स्पीक किया था बहुत ही पोलाइटली और इस तरीके से स्पीक किया था कि उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बहुत ही प्यार से उन्होंने उसको हैंडल किया था, उनको उसको एनकरेज किया था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम बोल सकती हो। और आखिरकार वही हुआ जो उस टीचर ने कहा था कि आज के टाइम पे स्टोरी के एंड के हिसाब से आज का टाइम उसका ऐसा था कि वो बिल्कुल बाकी बच्चियों की तरह, बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल स्पीक कर रही थी। चलिए आज हम यही वीडियो हम यही एंड करते हैं, कल मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए बाय।